डेवलपमेंट को हम परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन। और इस परिवर्तन में दो चीजें हमने बात करी, एक ग्रोथ की बात करी और एक विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन की बात करी। ओके, तो वृद्धि तो हम लोगों ने पढ़ ली। वृद्धि के अंदर अभी दो चीजें और मेरे पास में है कि वो वृद्धि जो होती है वह फिर से दो प्रकार की होती है। ओके, तो ग्रोथ फिर भी ले रहा हूं, एक कहलाती है एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक कहलाती है रिलेटिव ग्रोथ। यानी कि सकल वृद्धि और सापेक्षिक वृद्धि। सकल वृद्धि का मतलब टोटल ग्रोथ। आप परिपक्व हुए और एंड में आपने बोलिया बिल्कुल बड़ा हो गया बेटी, तो तेरी टोटल वृद्धि कितनी हुई? दैट विल बी कॉल्ड योर एब्सोल्यूट ग्रोथ। ओके, अब आता है हमारे पास में रिलेटिव वृद्धि, सापेक्षिक वृद्धि। किसी सिस्टम का तुलना यदि कॉमन बेसिस पे की जाती है तो हम उसको सापेक्षिक वृद्धि कहते हैं। एब्सोल्यूट वृद्धि, टोटल वृद्धि, सापेक्षिक वृद्धि एक कॉमन बेसिस के ऊपर तुलनात्मक रूप से जो की जाती है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारी किताब में। उन्होंने ये कहा है कि एक पत्ती है ये वाली, इसका क्षेत्रफल 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है या 5 स्क्वायर मिलीमीटर ले लो, और दूसरी वाली का आरंभिक क्षेत्रफल है 50 स्क्वायर मिलीमीटर। हो गया? अब ये दोनों पत्तियां एकांक समय के अंदर या कुछ समय बाद दोनों के अंदर वृद्धि हुई, ये वृद्धि जो है अब पत्ती की इसकी इतनी होगी और इसकी इतनी होगी, यानी कितनी बड़ी है? 5। तो टोटल कितनी होगी? 10 स्क्वायर मिलीमीटर। इसकी भी 5 बड़ी, तो इसकी टोटल कितनी होगी? इसकी टोटल हो गई 55 स्क्वायर मिलीमीटर। याद रखिए, इसकी पहले 5 थी, 5 बड़ी तो 10 स्क्वायर मिलीमीटर होगी। इसकी 50 थी, 5 बड़ी तो 55 स्क्वायर मिलीमीटर यह हो गई। तो बताइए सापेक्षिक वृद्धि इस ए वाली पत्ती की ज्यादा है या बी वाली पत्ती की ज्यादा है? तो देखो ए के अंदर क्या हुआ कि 5 तो थी, उस पर 5 बड़ी, एक पर कितनी बड़ी? 5/5। तो 100 पर कितनी बड़ी? 5/5 गुणा 100, तो 100% आया इसका आंसर। और बी वाली को यदि आप देखोगे तो शुरू में कितनी थी? 50। 50 पर कितनी बड़ी? 5 बड़ी, 5 ही तो बड़ी है। एक पर कितनी बड़ी? 5/50। तो 100 पर कितनी बड़ी? 5/50 गुणा 100 = 10%। तो किसकी सापेक्षिक वृद्धि ज्यादा है? A is greater than B। आई बात समझ? ये कहलाती है एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। आ सकता है क्वेश्चन, यही न्यूमेरिकल कर सकता है, डेटा चेंज कर सकता है और कुछ नहीं होगा। ओके, अब आता है हमारे पास में कि डेवलपमेंट क्या था जो किताब में दे रखा है? डेवलपमेंट इन
प्लांट्स, यानी कि पौधों के अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए साहब, एक बीज है, दिस इज योर सीड, इसका क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन हो गया। फिर इसका क्या हुआ, मैचुरेशन हो गया, बड़ा हो गया। अब क्या हुआ कि बुढ़ापा आ गया, आ गया। बुढ़ापा आने के बाद में सेरिसेंस, यानी कि जीर्णता आ जाती है, और फिर सब जितने भी बहुकोषी जंतु होते हैं उनके अंदर मृत्यु तो होगी, और उनके अंदर भी क्या होगा, यही होगा। यानी कि जर्मिनेशन के बाद में अगर मैं देखूं तो ग्रोथ हुई, तो ग्रोथ के बाद में मैचुरेशन हो गया, मैचुरेशन के बाद में सेनेसेंस हो गया, सेनेसेंस के बाद में डेथ हो गई। एक चार्ट दे रखा है विदाउट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, फिर ग्रोथ, फिर मैचुरेशन, सेनेसेंस, और फिर डेथ हो जाती है। ओके, चलिए साहब, तो बीज अंकुरण से लेकर जीर्णता तक, द स्टेज बिटवीन द सीड जर्मिनेशन टिल सेनेसेंस कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट, उसको हम लोग जो है डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, चलिए अब हम चले आगे। अब हम बात करेंगे कि कौन से कारक वृद्धि को प्रभावित करते हैं, और फिर अपन लेंगे विभेदन, यानी कि फैक्टर्स इफेक्टिंग द ग्रोथ, फैक्टर्स इफेक्टिंग द ग्रोथ। कारक जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जैसे कि वाटर, बिना पानी के तो वृद्धि होती नहीं। मैंने पानी से पूछा कि तू क्या करता है कि सर मैं कोशिकाओं में जाता हूं, वैसे तो टर्टिलिटी वगैरह बना के रखता हूं, लेकिन कोशिका को फैलाने का काम करता हूं मैं वृद्धि के समय, यानी कि इट विल हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रसार में, विस्तार में, फैलाव में, एक्सटेंशन में सहायता करता है। नंबर 2, न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषक तत्व। क्या करेंगे, फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ओके, तीसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है फूड के ऑक्सीडेशन में, इसका आंसर हो गया एटीपी प्रोडक्शन। ओके, चौथा टेम्परेचर, एक्टिवेट एंजाइम्स। पांचवा, अगर हम देखें तो बहुत है, 4 ही है उसमें, ये 4 कारक हैं जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो वृद्धि होती है, जिनके बारे में मैंने अभी कारक बताया है, ये सारे के सारे कारक जो हैं आपके कैसे फैक्टर से, ये सारे के सारे आपके बाह्य कारक हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। और बनाएंगे इधर इंटरनल फैक्टर्स पर, इस पर इंटरनल फैक्टर्स पर, आंतरिक कारकों में। ये 2 तरह के हो गए बेटा आपके पास में, एक कहलाते हैं इंट्रासेल्युलर,
एक कहलाते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रा का मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर कौन? केंद्रक, केंद्रक में कौन? गुणसूत्र, गुणसूत्र में कौन? जीन। तो जीन भी तो वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब इंट्रासेलुलर के अंदर कौन चले जाएंगे? जेनेटिक फैक्टर्स, जीनी कारक चले जाएंगे। और इंट्रासेलुलर के अंदर ये हार्मोन्स वगैरह जाएंगे, एंजाइम्स वगैरह जाएंगे। आई बात में तो ये रहे हमारे पास में वे कारक जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये सारा हिसाब किताब हमने डेवलपमेंट का पहला पार्ट वृद्धि के बारे में बताया। वृद्धि क्या होती है, क्या परिभाषा है, कितने प्रकार की होती है, उनमें क्या अंतर होता है, वृद्धि को कैसे नापा जाता है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो डेवलपमेंट में पहला पॉइंट तो वृद्धि, और दूसरा कौन है? विभेदन, यानी कि डिफरेंशिएशन। ओके, तो अपन विभेदन की बात करने जा रहे हैं। So this is your डिफरेंशिएशन, यानी कि विभेदन होता है। विभेदन किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ मैचुरेशन, यानी कि परिपक्वन की क्रिया। आप लोग अभी 17, 16, 17, 18 साल के हो, धीरे धीरे और परिपक्व हो गए, यानी कि आप मैच्योर्ड हो रहे हो। तो परिपक्वन की अवस्था को हम लोग विभेदन कहते हैं। एन एक्ट ऑफ मैचुरेशन इज कॉल्ड योर डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन जो होता है वह सेल डिवीजन के कारण होता है, मान लिया था। अब एक वर्ड और होता है जिसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। यानी कि रीडिफरेंशिएशन यानी कि विभेदीकरण, विभेदीकरण। ये सेल थी, इसमें सेल डिवीजन हुआ, बहुत सारी सेल्स मिल गई, तो सेल डिवीजन स्टॉप हो गया। अगेन दे डिवाइड, ये वापस डिवीजन जब कर देती है तो हम इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये बन गया हमने डिफरेंशिएशन। आगे अब आता हमारे पास में नंबर 3, रीडिफरेंशिएशन। यानी कि पुनर्विभेदीकरण। अगर डिफरेंशिएटेड सेल से न्यू ऑर्गन बनता है, नया अंग बनता है, तो हम उसको रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। दोबारा सेल डिवीजन हुआ तो विभेदीकरण हुआ, सेल डिवीजन होता रहा और रुक गया, और फिर वापस उन्होंने डिवीजन करना शुरू कर दिया, तो उसको बोलते हैं विभेदीकरण। और अगर विभेदीकरण से कोई नया अंग बन जाता है तो हम उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन, यानी कि पुनर्विभेदीकरण। हमारी किताब में रूट कैप्सेल, मूल गोप कोशिकाओं, नंबर 2 एपिडर्मल सेल, अधिचक्री कोशिकाओं में उन्होंने ओपन ग्रोथ या ओपन डिफरेंशिएशन दे रखा है। अच्छे एग्जाम्पल है दोनों, मूल गोप की कोशिकाओं में और अधिचक्री कोशिकाओं में इस प्रकार का विभेदन होता है ओपन। इसमें ओपन मैंने बताया था आपको
कि कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती जाती है। क्यों? क्योंकि मूलभूत तो आगे आगे होता है। ये ना मूलभूत, इसमें तो घर्षण चलता रहता है, कोशिकाएं नष्ट होती रहती है, तो लगातार विभाजन भी होता रहता है। साथ में आपने पढ़ा होगा शांत क्षेत्र, क्वेश्चन सेंटर, जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है मूलभूत के पीछे। जब कोशिकाओं के अंदर कोई त्रुटि हो जाती है या एरर हो जाती है, घर्षण के कारण नष्ट हो जाती है, तो वो शांत क्षेत्र जो था वह विभाजित करके नई सेल देता है और लगातार देता रहता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन ग्रोथ। यह एक खुली वृद्धि का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ओके, अब आता है हमारे पास में कि हार्मोन। हार्मोन की बात चलती है क्योंकि पादपों के अंदर भी वृद्धि हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। ओके, अब ये जो हार्मोन होते हैं ये दो प्रकार के, एक कहलाते हैं ग्रोथ हार्मोन, एक कहलाते हैं ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर को हम वृद्धि नियमक कहते हैं, और ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, वृद्धि हार्मोन जो होते हैं, उनमें एक अंतर है। ग्रोथ रेगुलेटर रेगुलेट नहीं करते हैं बल्कि कंट्रोल करते हैं या प्रभावित करते हैं, यानी कि इफेक्ट्स द ग्रोथ। ये रेगुलेटर रेगुलेट नहीं कर रहा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये नियमित करते हैं, रेगुलेट द ग्रोथ। ग्रोथ रेगुलेटर क्या करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं, और ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट नहीं करते। ग्रोथ रेगुलेटर रेगुलेट नहीं करते, लेकिन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्रोथ को। बहुत अच्छा पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कम किताबों के अंदर ये पॉइंट दे रखा होता है। अब हार्मोन शब्द जो था ये किसने दिया था, बाय स्टार्लिंग। स्टार्लिंग ने ये हार्मोन शब्द दिया था। आगे अब हार्मोन है क्या? They are the organic compound which are required in very least quantity and they reach up to the destination to show their effect. हार्मोन जो है एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता पड़ती है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। हार्मोन अगर हम देखें तो फिर हमारे पास में निम्न प्रकार के होते हैं। एक ग्रोथ एक्सीलेटर यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले, और एक कहलाते हैं ग्रोथ इनहिबिटर यानी कि वृद्धि को कम करने वाले। बात समझाएगी? ग्रोथ एक्सीलेटर में कौन कौन आते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनेन, जिबरलिन, जिबरलिक एसिड है, एबीए, और एक होता है गैसीय हार्मोन C2H4। ऑक्सिन इंडोल-3 एसिडिक एसिड, साइटोकाइनेन ये आपका काइनेटिन होता है, जिबरलिक एसिड
ये आपका टर्पीन होता है, दे रखा है चार्ट, याद कर लेना। तो ये गैसीय हार्मोन हो गया। और ये आपका जो होता है ये कैरोटीनॉइड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग दे देते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। हम अब सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है वह क्या है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है टर्म वेंट ने दिया, वेंट द्वारा। ऑक्सीजन ने शब्द, जो ऑक्सीजन शब्द किसने दिया था? वेंट ने दिया था। चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले बताया कि जो ऑक्सीजन होते हैं प्लांट हार्मोन, ये टिप ऑफ द प्लांट पर पाए जाते हैं, यानी कि पादपों की शीर्ष पर पाए जाते हैं। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन पिता पुत्र थे। उन्होंने इस पौधे को लेकर यह सिद्ध किया कि पादप हार्मोन पादपों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। तो ये आंसर है कैनेरी ग्रास, वर्ड ऑन कैनेरी ग्रास, जिसे हम लोग फेलेरिस कैनेरियंसिस कहते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने इस पौधे के ऊपर कार्य करके सिद्ध किया कि पादप हार्मोन पादपों की शीर्ष पर पाए जाते हैं। ओके, अब यह सिद्ध करना कि सब पादपों के शीर्ष पर ही पाए जाते हैं, इसके लिए F.W. वेंट ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और किस पर किया? तो उसका नाम उन्होंने दिया है इधर F.W. वेंट एक्सपेरिमेंट। ओके, F.W. वेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसको कर्वेचर टेस्ट, कर्वेचर टेस्ट भी कहते हैं, वक्रण प्रयोग भी कहते हैं। किस पर किया उन्होंने? और एवेना सटाइवा। क्या किया उन्होंने? एक अगार ब्लॉक लिया, अगार ब्लॉक। ये अगार किससे प्राप्त होती है? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, सीवीड से, समुद्री खरपतवार से। अब ये एवेना सटाइवा है, इसकी ये शीर्ष काटियम, इसके अंदर कौन थे? हार्मोन शीर्ष पर पाए जाते हैं, डार्विन ने बताया। तो उसको उठा के उन्होंने यहां पर रखा। अब आपका यह
कैसा हो गया, ये अब आपका ऐसा हो गया, तो ये तो यहां से यहां आ ही गया। इसके जो हार्मोन थे, यहां पर थे, ये हार्मोन जो है यहां से यहां पर आ गए। कहां पर आ गए, आधार ब्लॉक के अंदर आ गए। और अब उन्होंने क्या करा, इस आधार ब्लॉक को जिसमें कि हार्मोन आ चुके हैं, ये हार्मोन आ चुके हैं। अब प्लांट हार्मोन के कारण क्या होता है कि पौधे जो है प्रकाश की तरफ मुड़ते हैं, प्रकाश चक्रवर्ती गति प्रदर्शित करते हैं, फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। तो ये वाला क्षेत्र अब जो है यूं बढ़ने लगा, ये बढ़ गया और आधार ब्लॉक भी इसके ऊपर बढ़ा रहा। और ये हार्मोन जो थे वो अपना प्रभाव दिखाते रहे, जिसके कारण यह प्रकाश की तरफ मुड़ गया। इसी को बोलते हैं अपन लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब बात चलती है और किन किन लोगों ने प्रयोग किया। पॉल साहब थे, पॉल, बॉयसन व जेनसन भी था, उन्होंने भी इस प्रकार के प्रयोग किए और वो जो है सिद्ध किया कि पादप हार्मोन जो है पादपों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। अब बात चलेगी कि ऑक्सीजन जो होता है, ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन, आपने पढ़ा था कि ट्रिप्टोफेन जो अमीनो एसिड होता है वह जिंक की उपस्थिति में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिंक की उपस्थिति में ऑक्सीजन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो ऑक्सीजन होता है यह 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो बहुत है। एक कहलाता है ऑक्सीजन ए, एक कहलाता है ऑक्सीजन बी, एक कहलाता है ऑक्सीजन सी। ऑक्सीजन ए की खोज करी थी कॉगल स्मिथ ने, इसकी हैरिस लेविन ने करी थी, फिर इसकी कॉगल स्मिथ ने करी थी। इसको मानव मूत्र से प्राप्त किया गया था, फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इसको भी मानव मूत्र से प्राप्त किया गया था, फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। और इसको मक्का से प्राप्त किया गया था। अब the only natural hormone which is present, that is your indole 3 acetic acid. Only natural hormone is indole 3 acetic acid. हो गया। अब ये तो था हमारे पास में एकमात्र प्राकृतिक हार्मोन कौन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्सीजन जो होता है ये प्राकृतिक रूप में तो मिलता है, लेकिन संश्लेषी रूप में कौन कौन से होते हैं और ऑक्सीजन के क्या कार्य होते हैं, और जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एबीए, इथाइलिन गैस, ये क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड। ओके, थैंक यू।